करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो फार्मूलाज आपको यूज़ करने एग्ज़ाम में, मैं उनको फटाफट से रिवाइज़ कराने वाला हूँ। नेशनल इनकम के अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड के थ्रू पहले हम पता लगाना चाहते हैं हमारी टोटल प्रोडक्शन। डायरेक्ट नेशनल इनकम पता नहीं लग सकती, प्रोडक्शन पता लग सकता है। जीडीपी एट एमपी बोल दीजिए या जीएवी एट एमपी बोल दीजिए। सर प्रोडक्शन कैसे पता लगाएं? सारी फर्म से पूछो उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है। सर वो बता रहे हैं कि हमने कुछ माल सेल किया है और कुछ माल हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जो उनकी सेल्स किया है वो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो उनके स्टॉक में पड़ा हुआ है वो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, दोनों को जोड़ लो। सर स्टॉक में तो कोई पुराना माल भी पड़ा हुआ था, तो सिर्फ चेंज इन स्टॉक को जोड़ो, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो। ठीक है सर, डबल काउंटिंग हो रही है, उसे एक्सक्लूड कर दो। ये हो गया हमारा वैल्यू एडिड मेथड। अब आगे आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड सर यहाँ पर हमको क्या इस मेथड से भी जीडीपी एट एमपी मिलती है? नहीं, इस मेथड से हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी, जिसे आप डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हैं। सर इनकम मेथड के फॉर्मूला में क्या होगा बताएं भाई। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बहुत सारी पेमेंट्स करनी है, तो जिनको आप पेमेंट्स कर रहे हैं वो उनके लिए क्या है? इनकम है। तो जो आपकी पेमेंट्स आपके पास से जा रही हैं तो दूसरे बंदे की इनकम बन रही है, उन सभी इनकम्स को जोड़ दीजिए। आपने किसी से जॉब करवाई, आपने किसी को वर्क पर रखा, आपने किसी को जॉब प्रोवाइड करी, आप उसे क्या पे करते हैं? सैलरी, उसे कहा जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने किसी से जगह किराए पर ली, आप उसको क्या पे करते हैं? रेंट एंड रॉयल्टी। सर आपने किसी से कैपिटल लिया, पैसा लिया, आप उसे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। आपने अपने एंटरप्रेन्योर्स से उनकी स्किल्स मांगी, तो आपने उन्हें क्या पे करा? प्रॉफिट। आपको अपने खुद के इनपुट्स पर कुछ पे नहीं करना पड़ा, उन्हें क्या कहा जा रहा है? मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो पैसा कैश में दिया जा रहा है, वेजेस एंड सैलरीज। जो पैसा फैसिलिटी के फॉर्म में दिया जा रहा है, दैट इज़ पेमेंट इन काइंड। अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो आपकी वो कंट्रीब्यूशन भी ऐड हो जाएगी। याद रखिएगा, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना है। रेंट और रॉयल्टी एक साथ दे रखे हैं, एक साथ लिख दीजिएगा। रेंट एंड रॉयल्टी अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग लिख दीजिएगा। सर क्वेश्चन में रेंट या रॉयल्टी में से कोई एक ही चीज़ दे रखी है, तो बस कोई एक ही चीज़ लिख दीजिएगा। प्रॉफिट के भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सरकार को पे कर दिया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स की फॉर्म में। दूसरा हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है डिविडेंड के फॉर्म में। तीसरा हिस्सा अपने पास रख दिया जाता है, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। एक बात और याद रखिए, अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम अलग अलग दे रखा है, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दे रखा है, तो आप बस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को लिखिएगा। इनके तीनों टुकड़ों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम यही बात मैं प्रॉफिट में भी कहूँगा। अगर डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन है तो आपको इनके 3 टुकड़ों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सर इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इन तीनों को हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे तो फिर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन में आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़कर एनडीपी एट एफसी निकाल लीजिएगा। अगला मेथड आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में ही जोड़ी जा रही हैं। यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर्स को जोड़कर जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर गुड्स के प्रोडक्शन पर ही किया जाता है। सबसे पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो भाई, ये दोनों तरीके के खर्चे किस पर हुए हैं? कंज्यूमर गुड्स पर। अब बताएं, कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा करता कौन है? कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा या तो कंज्यूमर खुद करता है या गवर्नमेंट कंज्यूमर के लिए करती है, तो इस वजह से इन दोनों खर्चों को यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 3 सेक्टर से आ रही है। अच्छा, 3 सेक्टर से आ रही है, कौन कौन सी सेक्टर है? सबसे पहला फर्म जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट भी करती है, उसे कहते हैं पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन या पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तीसरा, हाउस होल्ड सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो करता है अपने घर बनाने के लिए। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। समझ में आई? ये तीनों को जोड़ दोगे आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर थोड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेंट्री पर भी होती है। बिल्कुल होती है।
तो एक और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ में आई? तो इन दोनों को जोड़कर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, इन चारों को जोड़ा तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था। समझ में आई बात या नहीं आती? बिल्कुल समझ में आई सर। अच्छा, कुछ गुड्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनके ऊपर खर्चा हम नहीं करते, बाहर वाले करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन सबको जोड़कर हम सारे एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेंगे और वो सारे एक्सपेंडिचर का टोटल जीडीपी एट एमपी बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में जो आपको यहाँ ग्रॉस दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट दे दे तो आप जब इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो जीडीपी एट एमपी नहीं, एनडीपी एट एमपी आएगा, क्योंकि ये जो ग्रॉस था इसमें डेप्रिसिएशन माइनस था, तो आपके फाइनल आउटकम में भी जीडीपी एट एमपी नहीं, एनडीपी एट एमपी आएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने देखा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के 4 हिस्से थे। अगर मैं शुरुआत के तीनों हिस्सों को जोड़ूं तो तीनों हिस्से मिलाकर बनते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड, समझ में आई? अगर क्वेश्चन में तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो तुम इन तीनों को अलग अलग नहीं जोड़ोगे। अच्छा सर, अगर मैं इन चारों को एक साथ जोड़ लूँ तो इन चारों को एक साथ जोड़कर बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स्ड वर्ड यहाँ से हट गया है। समझ में आई बात या नहीं आती? अगर क्वेश्चन में तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो तुम्हें इन्हें चारों को अलग अलग जोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या दे रखा है। ठीक है सर, हमने देखा कि तीनों मेथड से हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम एक से भी नहीं मिली। 2 मेथड से हमें जीडीपी एट एमपी मिला, 1 मेथड से हमें एनडीपी एट एफसी मिला। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अगर मान लो आपके पास ग्रॉस मौजूद है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है, तो नेट पे जाने के लिए आप उस डेप्रिसिएशन को हटा दीजिएगा। और डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक मतलब वो इनकम जो आपने अपनी कंट्री में कमाई है, अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर रहते हुए कमाई है, लेकिन आपको नेशनल इनकम पर पहुंचना है। तो कुछ इनकम बाहर से भी आपको मिल रही है, आप उसे जोड़ दीजिए, और कुछ इनकम बाहर आपकी जा रही है तो आप उसे माइनस कर दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें नेट करके गिवन होती हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो नेट को भूल जाइए, फ्रॉम है तो आप उसे ऐड कर दीजिएगा, 2 है तो माइनस कर दीजिएगा। समझ में आई? सर, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है बेस प्राइस, यानी इस प्राइस पर प्रोडक्ट बना है, लेकिन मार्केट प्राइस बनते बनते आप क्या करते हैं, बेस प्राइस में टैक्स को जोड़ लेते हैं। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से बेस प्राइस पर वापस जाना है तो उसी टैक्स को माइनस कर दीजिए। सर, लेकिन मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट बना, लेकिन सरकार कह रही थी कि 80 का बेचो, 20 रुपये की सरकार ने हमसे सब्सिडी दिलवाई, यानी मार्केट प्राइस में सब्सिडी घटी हुई थी, तो उसी सब्सिडी को आप ऐड कर दो। समझ में आई बात या नहीं आती? तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम का पूरा मामला। सर, रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में बदलना और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलना। भाई देखो, मसला ऐसा है, अगर जैसे आपके पास नॉमिनल जीडीपी है तो आप प्राइस इंडेक्स को डिनोमिनेटर में रखिएगा, और अगर आपके पास रियल जीडीपी है तो प्राइस इंडेक्स को आप न्यूमरेटर में रखिएगा। तो ऑटोमेटिकली रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बन जाएगी और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी बन जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि प्राइस इंडेक्स आपका न्यूमरेटर में रहने वाला है या डिनोमिनेटर में। चलें, अब आते हैं हम मनी क्रिएशन प्रोसेस पर। मनी क्रिएशन प्रोसेस पर अगर ये टेबल आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको टेबल में क्या करना है, जैसे डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स आपको बताए जाएंगे और आपको बताया जाएगा सीआरआर। मान लेते हैं सीआरआर आपको बताया 10%। तो अब ज़रा हम इस टेबल को बनाते हैं। आपको कैसे बनाना होगा, 10,000 रुपये के डिपॉजिट्स बैंक में रखवाए गए, 10% का कैश रिजर्व मेंटेन करना है। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो यानी आप लोन कितने का दे सकते हैं, 9,000। और जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्हें मालूम होगा कि लोन कभी कैश में दिया नहीं जाता, तो लोन का अमाउंट भी डिमांड डिपॉजिट ही बन जाता है। अब ये भी डिमांड डिपॉजिट हो गया, तो 9,000 का 10% आपको क्या रखना है, कैश रिजर्व। तो आप कितना लोन दे सकते हैं, 8100। अब यही 8100 आपका डिमांड डिपॉजिट के कॉलम में आ जाएगा। फिर आपको 10% रखना है कैश रिजर्व, तो आप 8100 में से 810 माइनस करके लिखिएगा, 7,000 समथिंग आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज ये स्मॉल रिवीजन है। मैं जस्ट आपको बता रहा था कि आपको पहले क्या करना है, 10,000 का कैश रिजर्व लिखना है, बैलेंस यहाँ लिख देना है, फिर ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। इसका 10% यहाँ लिखना है, फिर बैलेंस यहाँ लिख देना है, फिर अमाउंट ये आ जाएगी। इसका 10% आपको यहाँ लिखना है, बचा हुआ बैलेंस यहाँ आ जाएगा, और इसी तरीके से आपको ये फिल कर देना है। ये टेबल एग्ज़ाम में आ सकती है फिल करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, अमाउंट वेरी कर सकते हैं।
डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है जितना तुम्हारे पास कैश रिजर्व है उसका मल्टीपल टाइम्स तुम मार्केट में मनी क्रिएट कर सकते हो। सर कितना मल्टीपल टाइम्स? उस मल्टीपल टाइम्स को निकालने के लिए तुम्हें मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 में CRR। 1 CRR कभी कभी 1 में LRR करके भी लिखा होता है। अब चलते हैं हम AD और AS के फॉर्मूला पे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। MPC को B भी कहा जाता है। MPS डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई, और इसे 1 - B भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एडिशनल रुपये की इनकम कमाता हूँ, मैं अगर एक एडिशनल रुपया कमाता हूँ तो उसका जितना पार्ट कंज्यूम करता हूँ वो MPC, उसका जितना पार्ट सेव करता हूँ वो MPS। ठीक है जी, इसी वजह से MPC और MPS का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है जी, C का फॉर्मूला C बार प्लस बी वाई। C बार को ऑटोनॉमस कंजम्पशन और बी वाई को इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहा जाता है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, क्योंकि C बार बिना इनकम के भी कंज्यूम होता है और बी वाई जब इनकम होती है तब कंज्यूम होता है, और B का मतलब यहाँ पर MPC से है। S का फॉर्मूला -C बार प्लस -C बार क्यों है? क्योंकि जब इनकम ज़ीरो है तो उस टाइम सेविंग्स नेगेटिव में है। फिर आपकी वाई जो है, जितनी इनकम आपने कमाई है, अगर आप उसे MPS से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कमाई गई इनकम में से सेविंग कितनी हो रही है। तो ये सेविंग का फॉर्मूला हो गया। अब आता है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पर AS और AD बराबर होता है, तो AS को Y कहा जाता है, AD को C + I कहा जाता है। अगर C को हम ओपन करें तो C बार प्लस बी वाई हो जाता है। तो ये एक और फार्मूला हुआ। इस फार्मूला का इस्तेमाल भी आपको एग्ज़ाम में करना पड़ सकता है। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या है भाई कि अगर मैं 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी में करता हूँ तो कितना मल्टीपल टाइम्स मेरी इकोनॉमी इनकम कमाती है। इसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और आपकी इकोनॉमी ने 300 रुपये की इनकम कमाई, तो यानी 3 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। इसी वजह से हम डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई करते हैं। इसका एक और फार्मूला होता है 1 में 1 - MPC। अब ये टेबल बनाने के लिए भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। MPC आपको क्वेश्चन में देंगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी देंगे। अब आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी तो 100 रुपये की इनकम हुई। अब उस इनकम में MPC है 0.5, तो आप 50 रुपये कंज्यूम करेंगे, 50 रुपये सेव करेंगे। अब जो आपने कंज्यूम किया वो भी तो एक तरीके का खर्चा है, तो उतनी ही इनकम जनरेट हो गई। अब देखो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से ऑलरेडी 150 की इनकम हो चुकी है। 50 में से 25 की कंजम्पशन, 25 की सेविंग। अब यही 25 यहाँ पहुँच जाएगा, फिर 12.5 रुपये की कंजम्पशन और 12.5 रुपये की सेविंग्स। तो आपको ऐसी 3-4 राउंड्स बोला इस बार मैंने बढ़िया करके, है ना। अब जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी थी उन्हें पता है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसे 3-4 राउंड्स करके दिखाने, फिर आपको लिख देना है। डेफिसिट 3 तरीके के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। खर्चा ज़्यादा रिसीट कम, खर्चा ज़्यादा रिसीट कम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कम है, रेवेन्यू डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल रिसीट कम है, लेकिन टोटल रिसीट में बोरोइंग को नहीं लेना, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर ही होता है। टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल रिसीट कम है, फिस्कल डेफिसिट। आपका जो फिस्कल डेफिसिट निकल कर आया उसमें से आपने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया, तो वही हो गई हमारी प्राइमरी डेफिसिट। तो होप सो मैंने आपको सारे फार्मूला रिवाइज़ कराए होंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, और अकाउंट्स के एग्ज़ाम में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।